हेलो गाइस, आई एम हर्षल फ्रॉम इजी कोड। आज हम जानेंगे पाइथन की एक लाइब्रेरी टीकिंटर के बारे में विच इज यूज्ड टू मेक यूआई। लेकिन क्या आप जानते हो यूआई क्या होता है? यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये भी एक यूजर इंटरफेस ही है। एंड बाय यूजिंग टीकिंटर आप ऐसे कई सारे अमेजिंग यूआई बना सकते हो और कई सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ऐसा ही एक एप्लीकेशन हम भी आज बनाने वाले हैं और वो है कैलकुलेटर का एप्लीकेशन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेक श्योर करो कि आप इस लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप्स में जितना हो सके उतना शेयर करें। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्निकल टर्म्स में क्या है। A graphics-based interface that uses icons, menus, and a mouse to click on the icon or pull down the menus to manage interaction with the system. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक आइकॉन्स और वेरियस मेन्यूज से क्रिएट किया हुआ है और हमें जो आइकॉन या फिर जिस एप्लीकेशन की नीड है उस एप्लीकेशन के ऊपर हमें माउस के साथ क्लिक करना है और उसके साथ इंटरेक्शन करना है। With the help of mouse you can click on it or you can also pull down the menus which are present in that application. So this is basically a graphical user interface और लेमन टर्म्स में GUI क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को पाइथन में कैसे क्रिएट करें। So if you know the basics of Python then you are at the right place to create a graphical user interface. Python is one of the most easiest language to code and hence a graphical user interface can be easily made out with the help of Python. So Python हमें दो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, एक है PyQt एंड tkinter। ये बहुत ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, इनके सारे फंक्शंस वेल डिफाइंड हैं और हम इन दो लाइब्रेरीज की हेल्प से बहुत पावरफुल और यूजफुल GUI तैयार कर सकते हैं। मान लो कि अ, आपको कुछ भी बेसिक आइडियाज पता नहीं है इन दोनों लाइब्रेरीज के बारे में, तभी भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब ये टी किंटर जो है इसके ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। बहुत सारे लोग उसे किंटर भी कहते हैं या टी साइलेंट करके, बट नो मैटर्स। So with the help of these two libraries we can create graphical user interface in Python। और ये एक बेसिक विजेट है टिकिंटर का जिसकी इमेज मैंने इस पीपीटी में अपलोड की है और ये एक विंडो है जो बेसिकली मैसेज डिस्प्ले कर रही है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कोड। Now we will see why tkinter is more often used than any other libraries for making graphical user interface in Python। वो टिकिंटर की ऐसी क्या खासियत है कि जिसका यूज हम बार बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने में कर रहे हैं। तो सबसे शानदार चीज ये है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी पहले से ही पाइथन में इंस्टॉल्ड है, तो हमें कोई भी एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा काम और भी आसान कर देती है। दूसरी चीज ये है कि पाइथन खुद एक इजी लैंग्वेज है कोड करने के लिए और ये टिकिंटर पाइथन की ही लाइब्रेरी है, तो हम बहुत ही आसानी से इसमें कोड कर सकते हैं। और इसमें कई सारी शानदार चीजें भी है जैसे ज्योमेट्री मैनेजर्स। ये ज्योमेट्री मैनेजर का यूज एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। मान लो एक बटन या फिर एक कोई भी लेबल है जिसको आपको स्क्रीन के किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर दिखाना हो, तो आप इस टिक इंटर का हेल्प करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये बेसिकली थ्री ज्योमेट्री मैनेजर्स प्रोवाइड करता है, एक प्लेस, एक ग्रिड और एक पैड। और सबसे जबरदस्त चीज इसमें ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप कहीं पे भी इसमें चेंजेस कर सकते हो विदाउट एनी प्री इंस्टॉल्ड थिंग्स। और जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इससे क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और ये कई चीजों के कारण जो भी बिगिनर लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो जाती है। और इसके कारण हमने टिक इंटर इस लाइब्रेरी को
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए चुना है। अब हम देखते हैं कि इस आने वाले वीडियो में हम कौन-कौन से कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। हमने अब तक बेसिक्स ऑफ टिकिंटर तो देखे हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिक विजेट कैसे क्रिएट किए जाता है, फिर उसमें लेबल्स, बटन्स और एंट्री विजेट्स कैसे ऐड करने हैं, फिर ज्योमेट्री की हेल्प से किसी भी बटन को किसी भी स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई कैसे करना है, फिर हमारे यूजर इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, उसमें आइकॉन्स कैसे ऐड करने हैं, और इन सारी चीजों का यूज करके हम एक बहुत ही शानदार कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। आप अपने रेज्यूमे में इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ऐड करके उसे और भी बेटर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर कोड। This video we will make our first label with the help of tkinter library। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम tkinter import all। इस लाइन का मतलब है कि tkinter इस लाइब्रेरी से सारे फंक्शंस इंपोर्ट करो। फिर हम एक विंडो डिफाइन करेंगे जिसका नाम है रूट, और इस रूट में हम हमारा लेबल शो करना चाहते हैं। तो देखते हैं लेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। आप अपने लेबल को कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने लेबल 1 ये नाम दिया है, और लेबल इस कीवर्ड का यूज करके मैं उसमें दो पैरामीटर्स पास करूंगा। फर्स्ट पैरामीटर है उस विंडो का नाम जिसमें इस लेबल को मैं शो करना चाहता हूँ, और सेकंड पैरामीटर है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में इस लेबल के थ्रू शो करना चाहता हूँ। तो मैं इस लेबल को रूट में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने रूट पास कर दिया, और मैं टेक्स्ट ये शो करना चाहता हूँ इस लेबल के जरिए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस you have successfully created your first label। मैं इस टेक्स्ट को लेबल के जरिए शो करना चाहता हूँ। अब सिर्फ लेबल डिफाइन करने से काम नहीं होगा, हमें लेबल को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि लेबल तुझे स्क्रीन के ऊपर दिखना है, और इसके लिए हम पैक इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेबल डॉट पैक, जिसके जरिए हम लेबल को बता सकते हैं कि लेबल यू हैव टू शो योर सेल्फ ऑन स्क्रीन। और फिर सबसे लास्ट में हम लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप। इसका मतलब ये है कि अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, और ये रूट डॉट मेन लूप एक रिटर्न स्टेटमेंट की तरह एक्ट करता है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। देखो, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है। लेकिन अब हम इस पैक को अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस लेबल 1 डॉट पैक इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं तो प्रोग्राम पे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हम इसे सेव और रन करके देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट हम लेबल के जरिए दिखाना चाहते थे वो टेक्स्ट हमें मिल नहीं रहा है। इसका मतलब हमें पैक इस कीवर्ड को कभी भी भूलना नहीं। हम और भी एक या दो चीजें देखेंगे इस पैक के बारे में कि किसी भी लेबल को स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करना है। तो हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे क्रिएटिंग बटन्स डॉट पी। हम वही लिखेंगे जो पहले लिखा था, फ्रॉम tkinter import all। tkinter इस लाइब्रेरी से सारे फंक्शंस इंपोर्ट करो। फिर हम सबसे पहले एक बटन डिफाइन करेंगे, और मैंने इसको नाम दिया है बटन 1। और इस बटन को तैयार करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है बटन नाम का, और जिसमें ये बी कैपिटल होता है। और इस बटन को भी अब दो अब इस बटन को बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक आर्ग्यूमेंट का मतलब समझाता हूँ।
सबसे पहले तो उस विंडो का नाम दीजिए जिस विंडो में आपको इस बटन को शो करना है। तो माफ कीजिए, मैं विंडो को तैयार करना भूल गया। हमारी मेन विंडो है रूट टीके, और फिर हम इस बटन को रूट में शो करना चाहते हैं। फिर आपको ये डिफाइन करना होता है कि आप उस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं। मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ डोंट क्लिक मी। मैंने ऐसा टेक्स्ट दिया है कि डोंट क्लिक मी। इसका मतलब बटन के ऊपर ये टेक्स्ट ऑकर होगा। तो एक बार इसे जस्ट रन करके देखते हैं, ये हमारा फाइनल कोड नहीं है। सब और रूट डॉट मेन लूप को तो हम भूल ही गए। रूट डॉट मेन लूप, इसके बाद ही हमें रन करना चाहिए। ओह, हमने एक मिस्टेक कर दी है। क्या कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? देखो, हमने बटन को तो क्रिएट कर दिया, लेकिन हम उस बटन को स्क्रीन के ऊपर पैक करना ही भूल गए। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कह रहा था कि हमें बटन डॉट या फिर पैक इस कीवर्ड को भूलना नहीं है। बटन वन डॉट पैक। ओह, देखो, हमें हमारा बटन मिल गया है। ये देखो, डोंट क्लिक मी, ये बटन हमें मिल गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ भी आउटपुट या फिर कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। अब हम देखते हैं कि बटन को एक्टिव कैसे करना होता है। लेकिन मुझे इस बटन का साइज बहुत छोटा लग रहा है। क्या मैं इस बटन की साइज को बढ़ा सकता हूँ? जी हाँ, आप बढ़ा सकते हो इस बटन के साइज को। इसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है पैडेक्स। मान लो मैं पैडेक्स बटन को एक्स डायरेक्शन में या फिर उसकी लेंथ को बढ़ाता है, और जो पैड वाई होता है वो बटन की हाइट या फिर आप ब्रेड्थ कह सकते हो उसको, उसे बढ़ाता है। अब देखते हैं कि क्या बटन की साइज बढ़ गई है। ओह, यहाँ पे तो हमें बहुत ही बड़ा बटन मिल गया है डोंट क्लिक में। मुझे इतना भी बड़ा बटन नहीं चाहिए था। आप इसके साइज के साथ खेल सकते हो जितने साइज का आपको बटन क्रिएट करना है। तो मेरे हिसाब से 30 विल बी डिसेंट। ओके, चलो एक बार फिर देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, काम चलाऊ है। आप उसे और भी छोटा कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस बटन के साइज को रख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या हम बटन के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो पैरामीटर्स का हम या दो कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एक होता है एफ जी। एफ जी स्टैंड्स फॉर फोरग्राउंड। और मान लो मैंने फोरग्राउंड को रखा ब्लू, और एक होता है बी जी विच स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, और मैंने बैकग्राउंड को रखा ब्लैक या फिर रेड करके देखते हैं। मुझे पता है कि ये बटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जस्ट आपको फंक्शनैलिटी शो करने के लिए ऐसे कलर ले रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पीजी है वो बैकग्राउंड कलर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें रेड मिल रहा है। और जो एफ जी है वो स्टैंड वो फोरग्राउंड, ये वर्ड को सिंबलाइज करता है। और फोरग्राउंड हमने लिखा है इसलिए हमें जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का मिल रहा है। अब
थोड़ा सा इसे देखने के लिए अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फोरग्राउंड को वाइट ही रहने देता हूँ और बैकग्राउंड को ब्लैक करता हूँ और थोड़ी साइज भी कम कर देता हूँ। वो बटन मुझे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं 20 ट्राई करता हूँ एक बार। ओह, अब अच्छा लग रहा है ये बटन। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक है, मतलब। अब इस बटन को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इस बटन को एक्टिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लाइंस लिखूंगा जिसका हेल्प आप ले सकते हो। मतलब जो पैडक्स है वो क्या करता है। पैडक्स एंड पैड वाई आर यूज टू change the size of button। फिर एफ जी stands for foreground। while bg stands for background color। और इसको आप मत भूलिए, चाहे आप भी उसे अपने जब आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब आप इन चीजों को साइड में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम इन चीजों को भूल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बटन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो और एक पैरामीटर और एक कीवर्ड होता है कमांड। और कमांड में हम एक फंक्शन का नाम पास कर देंगे। मान लो एक कमांड है जिसका नाम हम लिखेंगे क्लिक। ये क्लिक बेसिकली एक फंक्शन है और हम इस बटन को ये कमांड दे रहे हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन भी करते हैं। हमने डिफाइन किया क्लिक। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। तो जो राउंड ब्रैकेट्स है इसे आपको नहीं लगाना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ फंक्शन का नेम ही पास करना है। और जब कभी हमें पैरामीटर्स की जरूरत पड़े तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना होता है। हम एक क्लिक नाम का फंक्शन डिफाइन करते हैं और मैं मुझे ऐसा करना है कि कोई भी अगर उस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो मुझे कुछ कुछ मैसेज उसको डिस्प्ले करना है। तो मान लो हमें पता है कि कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें लेबल का यूज करना पड़ता है। इसका नाम मैंने फिर से एक बार लेबल 1 लिखा और मैं लेबल इस कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं इस लेबल को रूट में ही दिखाना चाहता हूँ और मैं टेक्स्ट ये शो करना चाहता हूँ कि यू हैव क्लिक्ड द रॉन्ग बटन। हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं कि तूने गलत बटन क्लिक किया है। यू हैव क्लिक्ड द रॉन्ग बटन। और इस लेबल को हमें स्क्रीन के ऊपर पैक भी करना है। लेबल 1 डॉट पैक। अब इस तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो चलो एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा बटन क्रिएट हुआ है और हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया, यू हैव क्लिक्ड द रॉन्ग बटन। आप इसे कितने भी बार खेल सकते हो। आप मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद इस प्रोग्राम को लिख के एक बार बटन के साइज के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ करो। आप कलर चेंज करके देखो कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है और
आप कोई अलग तरह की कमांड भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस क्लिक को ब्रैकेट्स दे देता हूँ, जैसा कि नॉर्मली हमें फंक्शन पास करने की जो आदत होती है, और एक बार हम इसे रन करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो देखो, यहाँ पे हमें पहले ही हमें पहले ही यू हैव क्लिक द रॉन्ग बटन ऐसा आउटपुट मिल रहा है। हमें बटन को क्लिक करने से पहले ही आउटपुट मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था कि आप इस क्लिक को यूज नहीं, मतलब इस क्लिक के बाद इस राउंड ब्रैकेट्स को यूज मत कीजिए। तो यही कुछ चीजें थी। मान लो कि कभी-कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि यूजर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद भी बटन पूरी तरह से डिसफंक्शनल हो जाए, वो डिसेबल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनो, इस बटन कीवर्ड में आपको और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और जिसका नाम है स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ दैट बटन एट स्पेसिफिक टाइम। तो अगर आप इस बटन की स्टेट को डिसेबल करते हो, तो आप ध्यान रखिए कि ये पूरा जो डिसेबल लिखा है ये कैपिटल होना चाहिए, और हमें इसे स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, तो कोई भी डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल ये पास कर देते हो इस बटन कीवर्ड को, तो हमारा बटन पूरी तरह से डिसफंक्शनल या फिर डिसेबल हो जाएगा। तो देखते हैं कि सच में ये हुआ है या नहीं। तो एक बार फिर से कोड रन करके देखते हैं, और यहाँ पे देखो आप, मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस बटन को हमने अब डिसेबल कर दिया है। अगर आप इस स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल को हटा देते हो, तो बटन नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, और बाय डिफॉल्ट बटन नॉर्मल स्टेट पे ही होता है अगर आप कोई भी स्टेट उस बटन की डिफाइन नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप देखो फिर से बटन नॉर्मल स्टेट पे आ गई। तो बस यही कुछ चीज़ें थी। मैं यहाँ पे इसे कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप बाद में कभी चाहो कि ये बटन डिसेबल होना चाहिए, कभी टेस्टिंग के लिए आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि इस बटन को हमें डिसफंक्शनल बनाना है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा। तो स्टेट स्टेट इज इक्वल टू disabled is used to make the button dysfunctional। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें देख ली है। एंट्री विजेट के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और कई शानदार चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा कोड। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट ऑल। अब इस लाइन का मतलब आपको समझ, टिकिंटर इस लाइब्रेरी से सारे फंक्शन इंपोर्ट करो। फिर हमने एक विंडो डिफाइन किया जिसका नाम हमने बाय कन्वेंशन रूट रखा, और फिर मैं रूट डॉट मेन लूप भी लिख दूंगा ताकि हम इसे बाद में भूलेंगे नहीं। अब हम एक एंट्री विजेट क्रिएट करते हैं, और इस एंट्री विजेट को मैंने नाम लिखा है इनपुट बॉक्स। अब इस एंट्री विजेट को कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एंट्री, और इस एंट्री कीवर्ड में हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपको सभी पैरामीटर्स कंपलसरी उसमें पास करने हैं। मैं फिलहाल सिर्फ उसमें रूट ही पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे इस एंट्री विजेट को रूट इस विंडो में शो करना है, और मुझे इनपुट बॉक्स को स्क्रीन के ऊपर पैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम पैक नहीं करेंगे तो ये इनपुट बॉक्स स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होगा। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अब ये दिखने में तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हम अब इसके साथ और कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं।
अगर ये इनपुट बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है और आपको इस इनपुट बॉक्स की साइज को बढ़ाना है, तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसका नाम है विड्थ। हम इस इनपुट बॉक्स की विड्थ 30 रखेंगे। अब देखते हैं कि ये इनपुट बॉक्स सच में इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इनपुट बॉक्स की साइज पहले से बढ़ चुकी है। यहाँ पे इनपुट बॉक्स की साइज पहले से बढ़ चुकी है। अब हम और एक फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है बॉर्डर विड्थ। अब ये बॉर्डर विड्थ करता क्या है? ये बॉर्डर विड्थ इनपुट बॉक्स के बॉर्डर के साइज को बढ़ा देता है। मान लो मैंने बॉर्डर विड्थ 5 रखा। अब हम इसे एक बार और रन करके देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि बॉर्डर विड्थ करता क्या है। तो देखो, यहाँ पे बॉर्डर्स को हमने पहले देखा तो कुछ भी ऐसा फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बॉर्डर विड्थ के बाद इस इनपुट बॉक्स को एक फ्रेम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब हम फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमने बटन्स में देखा था। तो मैं FG यानी फोरग्राउंड कलर इस बार येलो रखूंगा और मैं बैकग्राउंड कलर इस बार ब्लैक रखता हूँ। और हम ट्राई करते हैं कि ऐसा अच्छा दिख रहा है या नहीं। फिर हम एक बार और रन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो इनपुट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करता हूँ, मान लो मैं मेरा ही नाम टाइप करता हूँ हर्षद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड कलर या फिर जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें येलो दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसका यूज करते करते हुए हम और चीजें देखेंगे। मान लो मुझे इस इनपुट बॉक्स में यूजर से नाम लेना है और एक बटन डिफाइन करना है जिसके ऊपर जैसे ही यूजर क्लिक करेगा उसको एक मैसेज डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ उसका नाम भी डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे और मैंने उसको नाम दिया है बटन 1। और बटन कैसे क्रिएट किया जाता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा ही है। बटन इस कीवर्ड का यूज करते हुए हम उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। मुझे इस बटन को रूट इस विंडो में शो करना है और मुझे उस बटन के ऊपर टेक्स्ट ये शो करना है कि गेट रिजल्ट्स, और फिर इस बटन को स्क्रीन के ऊपर पैक भी करना है। अब हमें बार बार ऐसा button1.pack ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि ये क्लास ऑब्जेक्ट नोटेशन की हेल्प से हम इजीली डॉट पैक करके इसे लिख सकते हैं। आगे हम जब भी कोड लिखेंगे हम इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे ताकि हमारा कोड एक सिंपल फॉर्मेट में आ जाए और कम से कम लाइन ऑफ कोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिख पाए। और यही तो कोड की खासियत होनी चाहिए। इसीलिए हम आने वाले सभी पैरामीटर्स में डॉट पैक ऐसा विद इन 1 लाइन हम लिखेंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि बटन शो हो रहा है या नहीं स्क्रीन के ऊपर। सो नॉट एनी काइंड ऑफ सरप्राइज, हमें हमने जो प्रेडिक्ट किया था आउटपुट वही हमें मिल गया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए हमें अब इसको एक्टिव करना पड़ेगा और इसके लिए मैंने कमांड लिखी है रिजल्ट्स। बेसिकली ये रिजल्ट्स एक फंक्शन है तो इसलिए हमें इस रिजल्ट्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा और हमें ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे रिजल्ट्स के बाद राउंड ब्रैकेट हमें नहीं लगाना। डिफाइन रिजल्ट्स और फिर हम लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही यूजर गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करता है तो मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है और मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने देखा कि लेबल का यूज किया जाता है। तो मैंने एक लेबल क्रिएट किया जिसका नाम है लेबल1 और लेबल इस कीवर्ड की हेल्प से मैंने उसको 2 पैरामीटर्स पास किए कि मुझे इस लेबल को रूट में दिखाना है और मुझे टेक्स्ट दिखाना है मैसेज। और ये मैसेज क्या है इसे अच्छे से देखिए। मैसेज ये है कि हेलो और मुझे उस यूजर का नाम लिखना है। अब
जो यूजर इनपुट बॉक्स में उसका नाम लिख रहा है उसी नाम को मुझे यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए गेट इस फंक्शन का यूज किया जाता है, इनपुट बॉक्स डॉट गेट। इसका मतलब ये है कि यूजर जो भी नाम उस इनपुट बॉक्स में टाइप करेगा वही नाम हमें चाहिए, और इस डॉट गेट की हेल्प से हम उस नाम को इजीली एक्सेस कर पाए। और हमें लेबल क्रिएट करने के बाद उसे स्क्रीन के ऊपर पैक करना भूलना नहीं। तो हम देखते हैं, अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको आपके सामने मेरा नाम टाइप करके बताता हूँ, हर्षल। और जैसे मैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे हेलो हर्षल ऐसा प्रिंट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और बढ़िया, हमें यही आउटपुट मिल रहा है। अब हम और भी कई चीजें देखेंगे। अब हमें इनपुट बॉक्स को ऐसा ब्लैंक रखेंगे मान, तो यहाँ पे तो कुछ भी मैं एंटर कर सकता हूँ। मान लो मैं मेरे कॉलेज का नाम लिख दूंगा COEP, और फिर गेट रिजल्ट्स कर दूंगा, तो हेलो COEP आ रहा है। इसीलिए हमें यूजर को कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम उस यूजर को इनपुट बॉक्स में भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। इसीलिए हमें उस मैसेज को इनपुट बॉक्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बहुत ही राइट गेस किया है, और इसके लिए हम इंसर्ट इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम इनपुट बॉक्स डॉट इंसर्ट, और इस इंसर्ट को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें इनपुट बॉक्स का इंडेक्स पास करना होता है जहां पे हमें मैसेज को डिस्प्ले करना है, और मुझे 0th इंडेक्स के ऊपर ही डिस्प्ले करना है। और मैं उसको मैसेज दूंगा कि एंटर योर नेम। ऐसा मैसेज मैं यूजर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और इनपुट बॉक्स डॉट इंसर्ट इस चीज का यूज करते हुए मैं बहुत ही आसानी से ये कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कोड को रन करते कि हमें जो आउटपुट हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हमें एंटर योर नेम ऐसा लिखाई दिया आ रहा है। अब मैं इस एंटर योर नेम को रिमूव करता हूँ और मेरा नाम टाइप करता हूँ, और जैसे ही मैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे हेलो हर्षल ये आउटपुट मिल रहा है। तो इस सारे कोड को आप खुद से एक बार टाइप करके देखिए, और जो भी चीज़ें है, मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट्स के बाद राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना है। फिर जो भी कॉमन मिस्टेक्स होती है, मतलब हम कुछ भी डिफाइन करते हैं तो हमें उसे पैक भी करना होता है। तो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों को आप नोट डाउन करें, और वीडियो के साथ साथ ही या फिर वीडियो के बाद इस कोड को खुद से एक बार एग्जीक्यूट करें। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमें किसी भी बटन या लेबल को स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पैक करना है तो हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे, और इस फाइल का नाम रखेंगे यूज ऑफ ग्रिड्स। हम ग्रिड्स इस फंक्शन की हेल्प से किसी भी लेबल या बटन या किसी भी और चीज़ को किसी स्क्रीन के स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पैक करना चाहते हैं तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा कोड फ्रॉम tkinter import all। और यहाँ पे मैं एक लेबल डिफाइन करना चाहता हूँ, और उसके पहले मैं एक विंडो डिफाइन करूँगा, रूट इज इक्वल टू tk। और फिर मैंने सॉरी रूट इज इक्वल टू tk, और फिर मैं एक लेबल डिफाइन करूँगा जिसको मैं लिखूँगा लेबल 1 इज इक्वल टू लेबल। उस लेबल को मैं रूट में शो करना चाहता हूँ, और टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ हेलो माय नेम इज हर्षल। और हमें अब इसको पैक नहीं करना है, हमें इसको स्क्रीन के स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर शो करना है। जब भी आप पैक करते हो तो मैन्युअली स्क्रीन के किसी भी पोजीशन या फिर स्क्रीन के टॉप मोस्ट पोजीशन से उस लेबल को पैक करने की शुरुआत होती है।
और जैसे जैसे आप लेबल्स डिफाइन करते जाओगे उसी ऑर्डर में वो लेबल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन मुझे एक लेबल को किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर ही शो करना है, तो इसके लिए हम ग्रिड इस मेथड का यूज करते हैं और हमें उस लेबल को लेबल वन डॉट ग्रिड इस फंक्शन का यूज करके हमें उस लेबल को स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर दिखाना है और इसके लिए रो और कॉलम इन चीज़ों का यूज होता है। मान लो और इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। मान लो मुझे फर्स्ट रो यानी जीरोथ इंडेक्स वाले रो और कॉलम के ऊपर इस टेक्स्ट को शो करना है, तो मैं ऐसे पास करूंगा लेबल वन डॉट ग्रिड रो जीरो और कॉलम जीरो। और मैं एक लेबल टू डिफाइन करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा लेबल रूट और टेक्स्ट में लिखूंगा वेलकम टू टीकिंटर ट्यूटोरियल्स बाय इजी कोड। ये लेबल और ये टेक्स्ट में शो करना चाहता हूँ। अब मान लो मुझे इस लेबल टू डॉट ग्रिड को या फिर इस लेबल टू को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में शो करना है, यानी रो इज इक्वल टू वन और कॉलम इज इक्वल टू वन। और फिर मैं रूट डॉट मेन लूप इसका यूज करते हुए प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगा। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दिखाई दे रहा है हेलो माय नेम इज हर्षल, वेलकम टू टिक इंटर ट्यूटोरियल्स बाय इजी कोड। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस रो को जीरोथ रो कहता हूँ तो ये फर्स्ट रो हो गई। अगर ये जीरोथ कॉलम है तो ये फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब हेलो माय नेम इज हर्षल is present in the zeroth row and zeroth column, while welcome to Tech Enter Tutorials by Easy Code is present at first row and first column. अगर मुझे इस टेक्स्ट को एक के नीचे एक शो करना है तो मुझे रो फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉलम जीरो रखूंगा मैं ताकि वो एक ही कॉलम में आ जाए। अब इसे मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों एक के नीचे एक दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें ये डायगोनल पोजीशन में दोनों दिखाई दे रहे थे लेबल्स, लेकिन अब ये एक के नीचे एक ही दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि मुझे इन दोनों को एक ही रो में शो करना है, तो मैं क्या लिखूंगा रो जीरो, लेकिन इस बार मैं कॉलम फर्स्ट लिखूंगा और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक ही रो में आ रहे हैं और जो हेलो माय नेम इज हर्षल है ये जीरोथ कॉलम में प्रेजेंट है और वेलकम टू टीक इंटर ट्यूटोरियल्स बाय इजी कोड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। मान लो कि मैं अब इसे रो 10 कर देता हूँ और कॉलम 1 रहने देता हूँ और इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर दो ही लेबल्स डिफाइन किए हैं हमने तो हमें एक के नीचे एक ही मिलेगा और ये इस तरह एडजस्ट होगा कि मान लो ये रो जीरो है तो इसे ये रो 10 कंसिडर तो कर रहा है, लेकिन ये हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अगर आपके पास दो ही लेबल है तो आपके पास उन्हें दो ही रो में शो करने के ऑप्शन है, इसीलिए ये रो 10 का कुछ सिग्निफिकेंस होगा ही नहीं। इसके लिए हमें रो 1 ही यूज करनी चाहिए और कॉलम फर्स्ट। मान लो कि मैं और एक लेबल क्रिएट करता हूँ लेबल 3 और जिसका नाम मैं लिख देता हूँ लेबल इज इक्वल टू, इसको मैं रूट में शो करना चाहता हूँ और टेक्स्ट में शो करना चाहता हूँ कि इफ यू प्रैक्टिस हार्ड
tkinter will be easy for you, ऐसा टेक्स्ट मुझे शो करना है। और फिर मुझे इसको ग्रिड इस अब जैसा हम पैक को एक ही लाइन में कर रहे थे, हम ग्रिड को भी एक ही लाइन में कर सकते हैं, डॉट ग्रिड। और मैं इसको रो 2 और कॉलम 2, यानी ये तीनों लेबल्स मुझे डायगोनली शो होने चाहिए। और हम देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं। और बहुत ही बढ़िया, हमें ये तीनों लेबल डायगोनली मिल रहे हैं। दैट इज हेलो, माय नेम इज हर्षल, वेलकम टू tkinter tutorials by easy code, and if you practice hard, tkinter will be easy for you। तो इस तरह हम ग्रिड का यूज करते हुए किसी भी लेबल या किसी भी बटन को स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड मेथड। और इसके लिए हमें सिर्फ दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। और हमें भूलना नहीं है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इसी तरह हमने जितने भी बेसिक्स थे कैलकुलेटर तैयार करने के लिए वो हमने सीख लिए हैं। कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं, एक इनपुट बॉक्स होता है जहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और ग्रिड की हेल्प से हम बटन को स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए हम एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन है कि जब कभी भी आप किसी भी यूआई को क्रिएट करना चाहते हो, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, तो आप रफली उसका एक लेआउट बना लीजिए कि आपको यूआई कैसे क्रिएट करना है, किसकी हेल्प से यूआई को क्रिएट करना है। तो मुझे इस तरह का कैलकुलेटर तैयार करना है और इसीलिए मैंने एक रफ यूआई क्रिएट किया है। और मैंने उसको रोज और कॉलम्स ऐसे इंडेक्स दिए हैं। और ये क्यों दिए हैं मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा कोड तब मैं बताऊँगा। तो इस तरह से आपको एक रफ यूआई क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से बटन्स की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो अपने कोड में। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा और ऐसा कैलकुलेटर हम फाइनली बना लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और I will guarantee you that you will be able to make simple calculator after watching this video। तो हम शुरू करते हैं हमारा कोड। क्रिएटिंग बेसिक कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम tkinter import all, then we will create one window और उसका नाम है रूट इज इक्वल टू tk। और फिर मैं रूट डॉट मेन लूप भी लिख लूंगा ताकि मैं इसे बाद में भूलूंगा नहीं। रूट डॉट मेन लूप। अब देखो, मैं जब आपको पीपीटी दिखा रहा था तो अब हमें इतने बटन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये टोटल मान लो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब हमें 16 बटन्स क्रिएट करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बटन्स क्रिएट करेंगे। तो मैं देखो अब बटन्स को कैसे क्रिएट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कमेंट क्रिएटिंग बटन्स एंड स्पेसिफाइंग their position by grid। तो इस तरह से आपको भी कमेंट लिखने की आदत होनी चाहिए ताकि आपका कोड कोई अगर दूसरा यूजर देख रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी सारी चीज़ें समझने में। अब हम बटन्स तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं बटन क्रिएट करूँगा 9 और इज इक्वल टू, हमें पता ही है कि हमें एक बटन कीवर्ड tkinter लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है और इसमें हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं।
एक पैरामीटर तो है हमारा रूट, फिर हम एक पैरामीटर पास करेंगे कि टेक्स्ट, कि मुझे उस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या शो करना है, तो मुझे बटन के ऊपर टेक्स्ट शो करना है 9। और फिर मैं बटन की साइज भी डिफाइन करूंगा पैड और पैड की हेल्प से। और मैं बटन की साइज को कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूँ कि पैड जो है हमारा मान लो 40 है और पैड वाई 20। मैं इस बटन के साइज को रैंडमली ले रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं कि ये बटन आप कैसे दिखेंगे। आप कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो और आपके कन्वीनियंट से बटन की साइज को बता सकते हो। और ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है। और फिर मैं इसे ग्रिड की हेल्प से पैक करूंगा। तो अब देखो, मुझे अगर ऐसा इंटरफेस क्रिएट करना है तो 9 ये बटन फर्स्ट रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में अ, इसकी पोजीशन है 9th इस बटन की। तो फिर मुझे भी ऐसे पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 2। और अब मैं क्या करूंगा, इसी को ही कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा और बाद में सिर्फ वैल्यू चेंज कर दूंगा, 9 की जगह 8, 8 की जगह 7, इस तरह से। अगर आपको सेटिंग्स पता है तो आप इस लाइन को बार बार नीचे भी कॉपी कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि अब ये ठीक है। फिर मैं बटन 8 करूंगा, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते जाऊंगा, 7, 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। अब हम देखते हैं कि अब उसी के साथ हमें टेक्स्ट की वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी। और बटन की साइज तो हमें सबकी सेम ही रखनी है, तो पैड एक्स और पैड वाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं इसे जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 2 और 1। अब हमें रो और कॉलम्स का ध्यान रखना है। तो 7, 8, 9 ये बटन्स रो फर्स्ट में थे, लेकिन उनके कॉलम्स डिफरेंट थे। 8 था कॉलम 1 में, 7 था कॉलम 0 में। आप देख सकते हो यहाँ पे और एक बार। फिर 4, 5, 6 सेकंड रो और कॉलम 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली। और ऐसा ही आपको देख देख के इन सारी वैल्यूज को फिल करना है। तो जो 6, 5, 4 वाले बटन है वो सेकंड रो में है, और जो वैल्यूज है कॉलम की वो 2, 1, 0 होगी। फाइनली 3, 2, 1 ये जो बटन्स है ये थर्ड रो में है, और जो थर्ड वाला बटन है वो कॉलम 2 में, सेकंड वाला बटन कॉलम 1 में, और 1 वाला बटन कॉलम 0 में। अब हम इसे सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं। तो ठीक है, हमें बटन्स अच्छे से मिल गए हैं। अब यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग हमें ये जो फोर्थ रो है इसमें 0th कॉलम पे क्लियर लिखना है, फर्स्ट कॉलम पे 0 और सेकंड कॉलम पे इज इक्वल टू का साइन लिखना है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो उसे भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले और एक बटन डिफाइन करेंगे जिसका नाम है बटन क्लियर। और इस बटन क्लियर को हमें सेम सब लिखते हुए, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और मैं इसे रूट में दिखाना चाहता हूँ, इसके ऊपर टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ क्लियर। और पैड एक्स 40 ही लिखना चाहूँगा, पैड वाई 20। और ये जो ग्रिड है ये फोर्थ रो में है, लेकिन इसका कॉलम 0 ही है। और एक बार मैं इन तीनों और एक बार मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ऊपर की लाइन को। और जो बटन 0 है उसे फोर्थ रो में ही लिखना है, उसके ऊपर टेक्स्ट मुझे 0 देना है। और जो कॉलम है वो अब फर्स्ट होगा। ओ सॉरी, अब फिर हम 0 के बाद बटन इक्वल ऐसा लिखेंगे। और इसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा इक्वल का साइन उस बटन के ऊपर, पैड एक्स 40, पैड वाई 20, रो फोर्थ और कॉलम सेकंड। अब इस तरह से हमारे सारे बटन्स तैयार हो गए हैं।
मतलब और 4 बटन्स बाकी है जो ऑपरेशंस वाले साइन है उनके। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये साइज को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जितने बटन्स हमें एक अच्छे कैलकुलेटर के लिए चाहिए थे वो हो गए हैं। अब हम साइंस के बटन ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव यानी प्लस, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये साइंस वाले बटन अभी ऐड करना बाकी है। अगर आप प्लस बटन को देखेंगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फिर माइनस यानी सब्सट्रैक्शन वाला जो साइन है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से अब हम लिखते जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बटन ऐड, और यही मैं कॉपी करूंगा सब अगेन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड रखूंगा इक्वल की जगह। इसे मुझे रूट में दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है प्लस। और मैं क्या करूंगा, इस ऑपरेटर्स के लेंथ की जो मतलब एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है उसे थोड़ा सा छोटा करूंगा, इसलिए मैंने उसे 30 कर दिया है। और ये जो है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। अब मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। फिर बटन सब्ट्रैक्ट, और टेक्स्ट सिर्फ माइनस साइन आएगा प्लस की जगह, और जो रो है वो भी चेंज होगी, लेकिन कॉलम वही रहेगा। फिर मैं बटन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पे मैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिखता हूँ, यानी कैपिटल एक्स लिखा है मैंने, आप चाहते तो स्टार भी लिख सकते थे। और मैं इसे रो थर्ड करूँगा और कॉलम 3। फिर बटन डिवाइड, और बटन डिवाइड को टेक्स्ट जो है हमारा वो सिर्फ डिवीजन का साइन चेंज होगा और रो भी चेंज होगी, रो फोर्थ और कॉलम 3। अब एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, हमें जितने बटन्स की ज़रूरत थी वो सारे बटन्स अब हमने स्क्रीन के ऊपर पैक कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया है क्योंकि क्लियर इस बटन की एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हम उसे कम करते हैं। तो थोड़ा उसके ऊपर अब हम ध्यान देंगे कि उस साइज को चेंज कैसे करना है। तो हमें पता है कि पैड एक्स जो है वही एक्स डायरेक्शन में लेंथ को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो हम सबसे पहले क्लियर इसकी साइज लिखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कम करके देखते हैं इस साइज को, 40 नहीं तो 30 ट्राई करते हैं एक बार। फिर से सेव और रन करके देखते हैं। तो ठीक है, अब इसको, ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हम इसे 30 ही रख देंगे। बाद में फिर देखते हैं कि अगर हम टेक्स्ट की साइज को या फिर उसके वेट को, यानी अगर उस टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो फिर आगे इफेक्ट्स क्या होंगे उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। फिलहाल ये साइज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसे यही रहने देता हूँ। चाहो तो आप उसे और भी कम कर सकते हो, 29 या 28, लेकिन फिलहाल ये सब ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो ठीक है। अब हमें एक इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा यूजर से, जहाँ पे हमें ऑपरेशंस दिखाई देंगे एक्चुअल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आप 7 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में 7 दिखना चाहिए। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को या फिर इस एंट्री विजेट को हमें अब क्रिएट करना है। तो हम जानते ही है कि एंट्री विजेट को कैसे क्रिएट करना है। तो अब हम लिखेंगे क्रिएटिंग एंट्री विजेट, क्रिएटिंग एंट्री विजेट। अब मैं इस एंट्री विजेट को ई नाम दे रहा हूँ, और फिर हमें पता ही है कि एंट्री इस कीवर्ड की हेल्प से हम एंट्री विजेट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे रूट में क्रिएट करना चाहता हूँ, और जो मेरा ग्रिड है उसे मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ ई डॉट ग्रिड नीचे रखता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इज इक्वल टू एंट्री, और मुझे इसे रूट में दिखाना है, और ई डॉट ग्रिड। अब क्योंकि हम उस टेक्स्ट बॉक्स को 0th रो
और 0th कॉलम में लिखना चाहते हैं, मान लो ऐसा है। लेकिन यहाँ पे तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस रो और किस कॉलम में प्रेजेंट है, तो आप तो ये बोलोगे कि ये 0th रो में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको किसी ने इसका कॉलम पूछा तो आप क्या बताओगे? इसीलिए हमारे पास एक फीचर होता है जिसका नाम है कॉलम स्पैन। अब हम उस कॉलम स्पैन को देखते हैं कि ई डॉट ग्रिड और फिर मैं रो इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। मान लो मैं एक बार इसे कॉलम इज इक्वल टू 0 भी करके देखता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम इसकी विड्थ भी कुछ सेट करते हैं। विड्थ इज इक्वल टू मान लो फिलहाल 30 कर देते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। और बॉर्डर विड्थ जो है वो हम उसकी 5 डिफाइन करते हैं। और एक बार रन करके देखते हैं कि हमें कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। इसका मतलब इसने हमारे कहने पे इस टेक्स्ट बॉक्स को या फिर इस एंट्री विजेट को फर्स्ट रो या फिर 0th इंडेक्स वाली रो और 0th इंडेक्स वाले कॉलम में पैक कर दिया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, हमें इसे पूरा इन 1 2 3 4 चारों कॉलम के ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें एक्सपांड करना है। तो इसके लिए क्या मेथड है? आप क्या करो, इस कॉलम को हटा दो और एक मेथड लिख लो कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन। अब यहाँ पे आप देखो कि 1 2 3 4 चार कॉलम्स है हमारे पास, तो हम कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 4 लिखेंगे और फिर एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। हाँ, तो अब ठीक लग रहा है। एक बार अगर हम इस एंट्री विजेट की विड्थ बढ़ा देंगे तो ये अब एक्सपांड कर देगा एक्स लेंथ में। तो अब हम इस विड्थ को 60 करके देखते हैं, ज़्यादा लगी तो फिर से एक बार कम कर देंगे। हाँ, नहीं ये बढ़िया लग रहा है। हम इस टेक्स्ट बॉक्स की या फिर इस एंट्री विजेट की जो लेंथ है उसे 60 ही रहने देते हैं। अब हम और कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। मान लो ये जो टेक्स्ट बॉक्स की ये जो हाइट है वो मुझे बहुत कम लग रही है, मतलब बटन्स के कंपैरिजन में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स या फिर इस एंट्री विजेट की जो हाइट है मुझे बहुत कम लग रही है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? तो हमारे पास एक फीचर होता है जिसका नाम है इंटरनल पैडिंग। जिस तरह से आपने यहाँ पे पैड एक्स लिखा, तो उसी तरह अब हमें मान लो इस ग्रिड के हाइट को बढ़ाना है, यानी इसके इस वाले को y डायरेक्शन में बढ़ाना है। तो हम आई पैड वाई इज इक्वल टू 10 लिख के देखते हैं कि क्या आएगा और सेव करके रन करते हैं। दिस I stands for internal padding and this Y stands for we have to increase the length of that padding in Y direction। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट बॉक्स था वो पहले की कंपैरिजन में उसकी साइज बढ़ गई है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, हमने सारे जितनी भी चीज़ें हमें लगती थी वो सारी चीज़ें अब हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि इस बटन को एक्टिव कैसे बनाना है और उस डायरेक्शन में अब हमारी थिंकिंग को प्रोसीड करते हैं। तो हमें हर एक बटन के कमांड को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास अब एक बार हम क्या करते हैं, इस बटन को कलर्स ऐड करते हैं सबसे पहले और फिर हम देखते हैं कि उसको बटन को एक्चुअली एक्टिवेट कैसे किया जाए और उसे वर्किंग कंडीशन में कैसे लाया जाए। तो विजुअल स्टूडियो कोड की एक खासियत है कि यहाँ पे आप सिर्फ अल्ट दबाओ और जहाँ पर भी आपको टाइप करना है आप माउस क्लिक करते जाइए, आपको उतने कर्सर्स मिलते जाएंगे। मुझे सारे बटन्स का कलर चेंज करना है, क्लियर का भी, ये बटन 0 का भी, बटन इक्वल का भी, इन सारे चीज़ों का कलर मुझे चेंज करना है। अब हम देखते हैं हम क्या करें। हमें पता है कि FG स्टैंड्स फॉर फोरग्राउंड कलर एंड PG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। मैं इस फोरग्राउंड को वाइट ही रखना चाहता हूँ और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है दैट इज PG उसे मैं ग्रे करूँगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि कलर अच्छे से अच्छा लग रहा है या नहीं। ओके, मुझे लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, टर्मिनल में एरर आ गया है, कैनॉट असाइन टू फंक्शन कॉल। यहाँ पे
कहीं गलती से हमने ग्रिड में तो नहीं लिख दिया। ओह, समझ में आ गया कि गलती कहाँ पे हुई। हमने इस बटन 2 को गलती से वहाँ पे वो राउंड ब्रैकेट चला गया और इसलिए एरर आ गया। अब हम फिर से ट्राई करके देखते हैं एक बार। ओके, बढ़िया। अब हमें कलर्स तो मिल गए। अब मुझे इन सारे ऑपरेटर्स के कलर को चेंज करना है और हमें जो फाइनल कैलकुलेटर तैयार करना है इसमें मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है, तो यहाँ पर भी मैं ऑरेंज कलर ही यूज करूँगा। तो ये जो ऑपरेटर्स वाले बटन्स है, यानी बटन ऐड, बटन सब्ट्रैक्ट, बटन मल्टीप्लाई और बटन डिवाइड, यहाँ पे अब हमें फोरग्राउंड कलर वाइट रखना है और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करना है। एफ जी इज इक्वल टू वाइट एंड बी जी इज इक्वल टू ऑरेंज। अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो कलर्स हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं। अब सिर्फ क्लियर और इस इक्वल टू का कलर मैंने चेंज किया है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये हमें इजीली डिस्टिंग्विश हो जाए और हमें अच्छा लगे ये कैलकुलेटर का इंटरफेस, इसलिए मैंने एक कलर चूज किया है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू या स्नो वाइट करके एक कलर है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। और इसीलिए मैंने क्या किया है, इस बटन क्लियर का फोरग्राउंड वाइट ही लिख दिया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है इस बटन क्लियर और बटन इक्वल का, उस बैकग्राउंड के कलर को एक कोड दिया है। आप नेट से ऐसे कोड्स देख सकते हो और इस कलर को मैंने लिखा है #49A। तो मैं आपको बताता हूँ, #49A। सॉरी, ये ग्रे को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ग्रे नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ ये वाला कलर चाहिए। एक बार मैं इसे सेव और रन करके देखता हूँ। तो देखो, जो कलर मुझे चाहिए था वो अब हमें मिल गया है और इस तरह से हमने बहुत ही बढ़िया सारे बटन्स को क्रिएट कर दिया है। अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कि अब बटन्स को एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो हमारे पास, हमें पता है कि हम कमांड लिखते हैं और कमांड में फंक्शन का नाम लिखते हैं और जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन इस बार हमें कुछ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम बटन के ज़रिए उस फंक्शन में देना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो हम एक लैम्बडा फंक्शन यूज करेंगे और लैम्बडा फंक्शन की खासियत यह है कि हम बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो लैम्बडा, अब मैं इस कमांड को सारे बटन्स के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मल्टी कर्सर्स का यूज किया है। आप अल्ट इस बटन को दबाइए और कंटिन्यूअसली जहाँ पर भी आपको कर्सर्स लाने हैं वहाँ पे क्लिक करते जाइए। तो मुझे 0 तक ये सब करना है। ये क्लियर और इक्वल के फंक्शंस अलग है, ये सिर्फ नंबर के लिए मैं डिफाइन करना चाहता हूँ और एक फंक्शन डिफाइन करूंगा गेट नंबर। और गेट नंबर, सॉरी, मुझे कमांड लिखना चाहिए था। कमांड इज इक्वल टू, फिर मैं लैम्बडा लिखूंगा क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और गेट नंबर, और फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वो नंबर जो मुझे पास करना है। तो जब मैं 9 इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे 9 पास करना पड़ेगा। उसी तरह 8 को जब क्लिक करूंगा तो 8 पास करना पड़ेगा। अब मैं सारे बटन्स को अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा। थ्री टू फाइव, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 बार 4 लिख दिया मैंने। ये 3 था, ये 2 और ये 1, और फिर जो नंबर है उसे 0। यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये लैम्बडा है एक्चुअली। आप इसे चेक एक बार
करेक्ट कीजिए, गलती से आपने भी लैम्डा को ऐसे टाइप किया है तो। ओके, इस तरह से हमने कमांड लिख दिया है और लैम्डा फंक्शन की हेल्प से आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है गेट नंबर इस फंक्शन में। अब हमें इस फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को। डिफाइन गेट नंबर, उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे तो देखते हैं। हमें सबसे पहले जो भी नंबर हम इनपुट दे रहे हैं उसे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ई डॉट इंसर्ट और हम लिखेंगे 0th इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स पास कर रहे हैं, और फिर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे नम की। और फिर हम एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हम जो चाह रहे थे वो मिल रहा है या नहीं। 7 8 87 9। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम नए नंबर को एंटर कर रहे हैं तो ये 0th इंडेक्स पे एंटर हो रहा है। तो उस एरर को तो हम ठीक है आसानी से कर लेंगे, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप इस टेक्स्ट, मान लो आपको 78 ये नंबर एंटर करना है, तो आप सबसे पहले 7 एंटर करोगे और फिर 8 एंटर करोगे। लेकिन इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को कैसे पता चलेगा कि आपको 78 एज अ टोटल नंबर इनपुट लेना है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक करंट नाम का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और हम इस करंट को कहेंगे कि ई डॉट गेट, जितना भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो सारा ले लीजिए। और फिर हम क्या करेंगे, ई डॉट इंसर्ट स्ट्रिंग ऑफ नम, और हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ करंट। जो करंट है उसमें जो नम हम इस बटन के जरिए पास करना चाहते हैं वो लिख लीजिए। अब थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। 78, और ये 7 बाद में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 7 लिखने के बाद जो भी आउट या फिर जो भी इस इनपुट विजेट में प्रेजेंट था इसे हमें डिलीट भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो बार 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 कॉन्केटेनेट हो जाएगा। इसलिए ई डॉट डिलीट, और फिर हम 0 से लेकर एंड तक उसको डिलीट कर देंगे। ये 0 और एंड बेसिकली ये दो इंडेक्स है कि आप कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना चाहते हो। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी पहले से इन करंट मतलब जो भी पहले से उस एंट्री विजेट में या फिर उस इनपुट बॉक्स में प्रेजेंट था उसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ और बाद में उसे कॉन्केटेनेट करूंगा। अब देखते हैं कैसे। 7 8 78 4 5, यस। अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मान लो मुझे 78 टाइप करना है तो मैं 78 लिखूंगा, और फिर मुझे 98 लिखना है तो मैं 9 और 8 ऐसे क्लिक करते हुए अब जो मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब हम ट्राई करते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को कैसे बढ़ाया जाए। ये टेक्स्ट बॉक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम उसमें टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा हो रहा है। तो इसीलिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है टिक इंटर का, उसे हम लिखते हैं फ्रॉम टिक इंटर डॉट फॉन्ट इम्पोर्ट फॉन्ट कॉमा बोल्ड। इस बोल्ड का क्यों, मैंने इसे क्यों इंपोर्ट किया है मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एंट्री बॉक्स में हमें उस टेक्स्ट को बढ़ाना है, इसलिए हमें इस एंट्री विजेट की तरफ जाना होगा और फिर हम कहेंगे कि मुझे जो फॉन्ट है FONT फॉन्ट वो क्या चाहिए, फॉन्ट। और फिर मान लो मुझे एरियल चाहिए, वो फॉन्ट की जो फैमिली है वो एरियल चाहिए, और हाइट कुछ मान लो 20 चाहिए, और मुझे इस जो टेक्स्ट अंदर हम एंटर कर रहे हैं उसे बोल्ड भी करना है।
तो हमने ये सारे पैरामीटर्स पास कर दिए। स्ट्रिंग में इस तीनों पैरामीटर्स को आपको स्ट्रिंग में पास करना है, या मतलब स्ट्रिंग के हेल्प से पास करना है कि फॉन्ट में मैं एरियल इस फैमिली को यूज करना चाहता हूँ। ये जो सेकंड है ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट की साइज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बोल्ड है ये बताता है कि जो टेक्स्ट हम एंटर करने जा रहे हैं उसे बोल्ड करो। अब हम उसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। सो शायद इसे कैपिटल लिखना चाहिए था, BOLD, बोल्ड। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओह, एरर पता चल गया है कि एरर कहाँ पे हो रहा है। हमें इसे फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल 20 और बोल्ड लिख सकते थे। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब इस बोल्ड को भी स्मॉल करेंगे क्योंकि शायद ये कैपिटल आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं है। और फिर अब हम अगेन सेव और रन करके देखते हैं, अब शायद सब सही है। Cannot import name bold from tkinter.font। ओके, यहाँ पे ही हमने गलत लिखा है, हमें इसे कैपिटल लिखना चाहिए था, बोल्ड। अब सब सही है, अब तो रन होना ही है। ओके, अब ये क्या हो गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही उस टेक्स्ट की साइज बढ़ा दी है। लेकिन टेंशन मत लो, अब हम उसे कैसे ठीक करेंगे वो भी देखते हैं। तो जब मैं 78 लिखूंगा तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ी साइज भी इंक्रीज हो गई है और टेक्स्ट भी बोल्ड हो गया है। तो अब ये सब एरर क्यों हो गया ये भी हम इसके ऊपर भी अब हम डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए हो गया कि हमने इंटरनल पैडिंग को कुछ 10 ये वैल्यू दी थी। मान लो अगर हम इस इंटरनल पैडिंग को देन मतलब इस इस iPad Y को हटा ही दे, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा ना वो, या फिर जो भी एंट्री विजेट होगा, ये इस टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंगली अपीयर होगा, उसको कोई भी इंटरनल पैडिंग नहीं होगी। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अच्छा, तो 78 ऐसा अब हम लिख रहे हैं। तो देखो पहले ना जब हम iPad Y इज इक्वल टू 10 लिख रहे थे, तब इस 78 के बाद कुछ पैडिंग हो रही थी। पैडिंग मतलब जगह छोड़ना। इस 78 के, मान लो अगर हम iPad Y ऐसा लिखते से रन करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। iPad Y इज इक्वल टू 10। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो जब मैं 78 ये लिख रहा हूँ तो Y डायरेक्शन में कुछ स्पेस छूट रही है, और इसी को ही हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग मतलब कुछ स्पेस को छोड़ दो। और कितनी स्पेस छोड़नी है, ये इसका यूनिट है कि iPad Y इज इक्वल टू 10। तो कुछ 10 यूनिट की स्पेस Y डायरेक्शन में छोड़ दो। लेकिन मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और अननेसेसरी स्पेस क्यों हम रखें। Ctrl+S और रन। 78 अब अच्छा लग रहा है। जितनी टेक्स्ट की हाइट है उतना ही एंट्री विजेट क्रिएट हो गया है। लेकिन अब ये ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने विड्थ बहुत ज़्यादा सेट कर दी है। मान लो हम विड्थ को 30 ही कर दें तो क्या होगा। देखो, अब जैसे जैसे अब हम विड्थ कम कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो बटन्स थे वो पास आ रहे हैं, क्योंकि इस वाले एंट्री विजेट का कॉलम स्पैन 4 था। तो ये टोटल 4 कॉलम को स्पैन कर रहा है, यानी 4 कॉलम की जगह को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, विड्थ को और छोटा करके देखते हैं। मान लो मैं 20 कर देता हूँ इस बार, और सेव करते हैं और रन करते हैं। हाँ, तो ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गया। थोड़ा सा स्पेसिंग रखने के लिए मैं कुछ 22 या 23 ऐसी कोई भी वैल्यू पास करता हूँ। आप अकॉर्डिंगली आपके कन्वीनियंस से किसी भी वैल्यू को डाल सकते हो विद इन 20 to 25। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो बहुत शानदार, अब जाके कैलकुलेटर बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जैसे ही हम 78 क्लिक कर रहे हैं वो 78 भी आ रहा है। अब चलो ये तो बातें सब हो गई, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब मैं प्लस करूंगा तो क्या होता है, या फिर अब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। अब प्लस के ऊपर मैं जब भी क्लिक करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ कमांड्स ही सेट नहीं किए हैं। अब हम एक एक कमांड को सेट करने जाते हैं। उसके पहले एक छोटा सा काम और कर देते हैं कि ये जो 7 8 9 ये जो है, ये इसकी जो साइज है वो मुझे कंपैरेटिवली बहुत छोटी लग रही है इस एंट्री विजेट के टेक्स्ट के कंपैरिजन में। तो मैं इस 7 8 9 या इस ये पूरे टेक्स्ट की साइज को भी बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों को बोल्ड भी करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो आप सबसे पहले एक फॉन्ट डिफाइन कीजिए जिसका नाम मैं लिखना चाहता हूँ माय फॉन्ट। और फॉन्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, आप माय फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट इस पैरामीटर में या फिर इस कीवर्ड में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करो। और आपको कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं? एक तो मुझे साइज बढ़ानी है, मान लो मुझे साइज 10 करनी है, और मुझे उसका जो वेट है उसे बोल्ड करना है, वेट इज इक्वल टू बोल्ड। और बोल्ड कैपिटल में लिखना है, ये हमें भूलना नहीं है, वेट इज इक्वल टू बोल्ड। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इस फॉन्ट इस पैरामीटर को हमें इन सारे बटन्स को पास भी तो करना पड़ेगा। क्योंकि बटन को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर फॉन्ट को ही लेना है। इसीलिए हमने हमें एक्सप्लिसिटली बटन्स को बताना पड़ेगा उस फॉन्ट के जरिए कि आपको ये फॉन्ट लेना है। और अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे करना है। तो आप क्या करो, टेक्स्ट के बाद मल्टी कर्सर की हेल्प से सारे कर्सर्स बना लो। जीरो को भी हमें वैसे ही करना है, क्लियर को भी। मतलब हमें इनडायरेक्टली सारे बटन्स के साइज और उसके वेट को बोल्ड करना है। वेट को बोल्ड मतलब हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना है। अब हम लिखेंगे फॉन्ट और इज इक्वल टू माय फॉन्ट, ये वाला पैरामीटर उसे पास कर देंगे। गलती से यहाँ पे दो दो बार पास हो गया है हमारा पैरामीटर। अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखो, आप देख सकते हो डिफरेंस कि पहले के कंपैरिजन में ये सारे फॉन्ट्स अब बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्लियर बटन की साइज ज़्यादा होने के कारण ये जो वाइट स्पेस दिखाई दे रही है, अब हम इस वाइट स्पेस को कम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लियर इस बटन की जो साइज है वो एक्स डायरेक्शन में कम करनी पड़ेगी। मान लो वो क्लियर बटन की साइज हमने 30 रखी थी, तो उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, 26, आई थिंक सो विल बी ओके। और अब हम इसे रन करके देखते हैं फिर से। हाँ, तो अब ठीक है, वो साइज कम हो गई। अब हम देखते हैं कि हर एक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड इस बटन को ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल कैसे किया जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड पास करनी पड़ेगी, कमांड इज इक्वल टू ऐड। अब हम उसे एक फंक्शन ऐड नाम से डिफाइन करेंगे, डिफाइन ऐड। और फिर हम एक फर्स्ट नंबर नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसे कह देंगे कि जो भी वैल्यूज एंट्री विजेट में प्रेजेंट थी उसे ले लीजिए। अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ एफ नम। और सॉरी, एफ नम। और फिर मैं एक ग्लोबल ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ग्लोबली इस वेरिएबल को एक्सेप्ट करना है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल लिखते हो तो इसका एक्सेस सारे के सारे कोड में आ जाता है। जब आप किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल से नहीं डिफाइन करोगे, सपोज
ऐड नाम का फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और ये फर्स्ट नंबर जो है इसकी जो लिमिट होगी ये सिर्फ इस ऐड फंक्शन में ही होगी। मान लो अगर आप बाद में किसी भी तरह से इस फर्स्ट नंबर को कॉल करते हो तो ये एरर देगा, ये कहेगा कि ये डिफाइन किया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ ऐड इस फंक्शन तक ही सीमित है। आप इस फर्स्ट नंबर को इस ऐड फंक्शन के बाहर ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अगर किसी वेरिएबल को बार बार पूरे कोड में इस्तेमाल करना है तो हम उसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। तो हमने एक fnum और एक ग्लोबल ऑपरेशन ऐसे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, और हम fnum को कहेंगे कि इंटीजर फॉर्मेट में मुझे फर्स्ट नंबर को लेना है। बेसिकली ये int डेटा टाइप चेंज कर देता है फर्स्ट नंबर का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ई डॉट गेट एक स्ट्रिंग की तरह एक्ट हो रहा है और हमें ऑपरेशंस तो नंबर में परफॉर्म करने हैं, इसीलिए हमें नंबर की ज़रूरत है। और हमने fnum को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, वो है फर्स्ट नंबर। और उसके बाद हमने ऑपरेशन को डिफाइन किया है, ऑपरेशन एडिशन, और ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है कि एडिशन। अब हमें क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट था उस एंट्री विजेट में प्रेजेंट उसे डिलीट भी करना है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सेकंड नंबर का आउटपुट लेने के लिए हमें पहले नंबर को पूरी तरह से हटाना होगा। इसीलिए मैं ई डॉट डिलीट कर रहा हूँ और दो इंडेक्स पास करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक मुझे डिलीट करना है। तो मुझे शुरू से आखिर तक डिलीट करना है, सो ई डॉट डिलीट और 0 to end। अब हम इसी सिमिलर ग्राउंड पे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन बटन्स को भी डिफाइन करेंगे। अब हम कमांड लिखते हैं फिर से, कमांड अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर हम कमांड लिखते हैं मल्टीप्लाई की भी कमांड मल्टीप्लाई, और फिर हम लिखेंगे कमांड डिवाइड। अब इन सारे फंक्शंस को हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ऐड को डिफाइन किया, हम उसी तरह सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। डिफाइन सब्ट्रैक्ट, और सब सेम होगा, सब सेम, हम उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमने ऐड में लिखा था उसी को ही। लेकिन चेंज क्या करेंगे इस बार, हमें ऑपरेशन को चेंज करना है और ऑपरेशन को लिखना है सब्ट्रैक्शन। हमें इस तरह से करना है। फिर हम एक और डिफाइन करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी वही सब फंडा होगा, सिर्फ ऑपरेशन को चेंज करेंगे, उसे लिखेंगे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। और फाइनली हम बनाएंगे डिवीजन वाला या फिर डिवाइड वाला बटन, डिफाइन डिवाइड, और उसी कोड को फिर से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एडिशन की जगह डिवीजन लिखेंगे। तो चलो, ये बात तो होगी। अब सेकंड इनपुट कहाँ पे ले और ऑपरेशन अकॉर्डिंगली कैसे परफॉर्म करें, तो इसके लिए अब आता है इक्वल टू वाला पिक्चर। अब हम जैसे ही इक्वल के ऊपर क्लिक करेंगे हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए। इसलिए अब हम इक्वल को डिफाइन करते हैं और इसे कहते हैं कि कमांड रिजल्ट। ये बेसिकली रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसीलिए मैंने इसे रिजल्ट नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। और हमने फिर रिजल्ट फंक्शन डिफाइन भी किया, और इसमें हमने क्या किया, एक सेकंड नंबर को ले लिया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए हमें सेकंड नंबर की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और जैसे हमने फर्स्ट नंबर को लिया है उसी तरह हम सेकंड नंबर को भी लेंगे, ई डॉट गेट। अब कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी। अगर
यूजर ने एडिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक किया है तो दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक किया है तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो डिवीजन। इसलिए मैं इफ एल्स कंडीशन लिख दूंगा कि इफ ऑपरेशन। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेशन लिख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऑपरेशन को ग्लोबली डिफाइन किया है। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू, और मुझे स्ट्रिंग में डेटा पास करना पड़ेगा एडिशन, तो हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है। हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी चीज़ दिखाने के लिए इंसर्ट इस मेथड का यूज करते हैं, और हमें इंडेक्स पास करना होता है कि हमें कहाँ से इंसर्ट करना है, तो हमें 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। और क्या करना है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। तो देखो, अ, हम एफ नम को डायरेक्टली लिख सकते हैं, एफ नम, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर फॉर्मेट में है। लेकिन ध्यान रखो, ये सेकंड डॉट नंबर को आपको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं, और हम कहेंगे INT सेकंड नंबर। बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इफ ऑन सिमिलर बेसिस इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू डिवीजन, सॉरी डायरेक्ट डिवीजन नहीं, पहले सब्ट्रैक्शन कर देते। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, तो हमें क्या करना है, ई डॉट इंसर्ट, सेम प्रोसेस 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। अब हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें एफ नम से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। और हम टाइप कास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकंड नंबर स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, और उसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं इस सेम ऑपरेशन को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। कंट्रोल V। अब उसके इंडेंटेशन को चेंज कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इफ ऑपरेशन, अब ऑपरेशन ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है, इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू, हमने मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन किया है, हाँ, और ऑपरेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एफ नम को, यानी फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऑपरेशन डिवीजन हो तो हमें फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। तो इस तरह से अब हमारा सारा ऑपरेशनल, जो भी हम कुछ भी ऑपरेशंस डिफाइन करना चाहते थे वो अब हम सारे के सारे डिफाइन कर दिए हैं। अब इस क्लियर बटन का क्या यूज है, हमें क्लियर बटन को इसलिए क्लिक करना है ताकि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में पहले से प्रेजेंट था वो सारा का सारा डिलीट हो जाए। तो हम इसके लिए करेंगे क्लियर को डिफाइन क्लियर ऑल, इस नाम से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। और हम कहते हैं कि जो भी प्रेजेंट था एंट्री विजेट में उसे सारा का सारा डिलीट कर दो, और फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, यानी 0 to end। अब सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लियर बटन है उसको एक कमांड पास करनी होगी, तभी ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। और मैं कमांड लिखूंगा क्लियर ऑल। और याद रखें, हम जब भी कमांड लिख रहे हैं हमें राउंड ब्रैकेट्स नहीं लिखने हैं फंक्शन के नाम के बाद, वरना एरर आ जाएगा। जो भी लोग शुरू से वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। अब हमारा सब कुछ सही सही हो गया है। अब हम इसे एक बार सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर आ गया। मान लो मुझे करना है 5 + 5, 5 + 5 इज इक्वल टू, ओके, ये एरर ऐसा किस लिए आ रहा है ये भी मुझे समझ में आ गया है। हमने कुछ चीज़ें शायद गलत कर दी है यहाँ पे। एफ नम प्लस INT ऑफ सेकंड नंबर, ये एरर क्यों आ रहा है, हम फिर से एक बार कोड को रन करते हैं। और मान लो मैं इस बार 8 × 2 करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे आउटपुट 162 मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ। क्योंकि हम जब सेकंड नंबर को ले रहे हैं तो इसके बाद
हमें उस नंबर को डिलीट भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे रिजल्ट के साथ बार बार इंसर्ट होता जाएगा। और इसीलिए जब भी हम सेकंड नंबर को ले रहे हैं तो हमें उस नंबर को या फिर उस नंबर को डिलीट नहीं करना है, सॉरी, उस एंट्री विजेट में जो भी पहले प्रेजेंट था उसे सारा का सारा डिलीट करना है, ताकि वो इंसर्ट ना हो जाए हमारे फाइनल आंसर में। इसलिए ई डॉट डिलीट और जीरो से लेकर एंड तक जो भी प्रेजेंट था उसे सारे को डिलीट करना है। अब देखते हैं, अब तो हमें शायद करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। अब करके देखते हैं, 5 + 5 = 10। यूहू, हमें मिल गया आउटपुट। अब हम करके देखते हैं, 8 × 2 = 16। बहुत 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 ही बढ़िया। अब फिर से कुछ सब्ट्रैक्शन वाला करके देखते हैं। मान लो 85 माइनस 55 तो 30, और फिर हम 85 डिवाइडेड बाय 17 करके देखते हैं तो 5.0। अब और एक चीज मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ और सॉरी, गलत हो गया, क्लियर, 2 डिवाइडेड बाय 0 और इज इक्वल टू करता हूँ, तो हमें पता है कि हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा और ये 0 डिवीजन एरर होगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऑपरेशन इज इक्वल टू डिवीजन कर रहे हैं, हम इस चीज को कहेंगे कि ये ट्राई करो। ट्राई और एक्सेप्ट इस दो मेथड का यूज करेंगे। इसको ट्राई करो, अगर ये एरर आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हम लिखेंगे ई डॉट और इंसर्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0th इंडेक्स पे एक टेक्स्ट पास कर देंगे जिसका नाम है इन्फिनिटी। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं और फिर से 0 से डिवाइड करके देखते हैं। तो मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 0 और इक्वल टू करूँगा तो मुझे इन्फिनिटी आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमने हमारे कैलकुलेटर को पूरी तरह से फंक्शनल बना लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि ये बेसिक कैलकुलेटर है, इसमें सिर्फ 4 ही ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिस पर आप इस नॉलेज को एक्सटेंड करते हुए और भी कई ऑपरेशंस इसमें डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि ऑपरेशन होते हैं, मतलब लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, आप अ, कोई भी और यानी स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, तो वो भी ऑपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस बटन को डिफाइन करो और फिर यही चीज़ें कंटिन्यू करो। अब मैं एक दो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि मान लो यार, ये तो आप ये टीके टीके क्या दिखा रहा है, मुझे तो इसे कैलकुलेटर ही दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलकुलेटर की विंडो अब हमारे सामने ओपन है, ये हमने उसे रूट नाम दिया है। अब इस विंडो को हमें टाइटल देना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, या डेफिनेटली वी हैव टू राइट रूट डॉट टाइटल। और हम टाइटल क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर। ये टाइटल हमें लिखना है। अब फिर से एक बार इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो पहले टीके लिख के आ रहा था वो अब कैलकुलेटर ऐसा लिखते हुए आ रहा है। अब और एक सवाल, क्या इस लीफ की जगह हम किसी दूसरे आइकॉन को ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, आप इस रूट की जगह जरूर दूसरे आइकॉन को ऐड कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई भी पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट की इमेज है, तो आपको उसको आईसीओ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आईसीओ स्टैंड्स फॉर आइकॉन। और गूगल पे बहुत सारे कन्वर्टर्स प्रेजेंट है जो हमें पीएनजी इमेज को आईसीओ या फिर किसी भी फॉर्मेट की इमेज को आईसीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इजी कोड डॉट इजी कोड का ही लोगो लिया और इस इजी कोड के लोगो को आईसीओ के इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और आपको काम ये करना है कि जिस इमेज को आपको एज आइकॉन ऐड करना है, उसे उसी फोल्डर में ऐड करो जहाँ पे ये आपके सारे कोड सेव है। फिर उसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, रूट डॉट आइकॉन बिट मैप।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस पास कर देंगे इन स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं, आप उस इमेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करके उसका पाथ कॉपी करो और फिर हम उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप इजी कोड क्लासेस का लोगो देख सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी इमेज को अपने कन्वीनियंस से एज अ लोगो एक एज अ लोगो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप तैयार कर लिया है। ये कैलकुलेटर ऐप बेसिक ही है, लेकिन आप इसी चीज़ों का यूज करते हुए इसमें और भी कई नए फीचर्स ऐड कर सकते हो और इसे पूरी तरह से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हो। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।